तो इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वेटेज है। मतलब आप ये समझ लो कि मेंस के पेपर में दो दो तीन तीन क्वेश्चन केवल इसी चैप्टर से आ जाते हैं, सिंगल चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, एडवांस के पेपर में भी लॉटरी जैसी लगती है कि एक ही चैप्टर से कई सारे क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चन मिनिमम, मतलब मिनिमम तीन क्वेश्चन, मतलब 12 मार्क्स माने रखते हैं एडवांस के पेपर में, वो केवल आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और अ, जैसे इनऑर्गेनिक के दूसरे चैप्टर होते हैं, उस टाइप का ये चैप्टर नहीं है भले इनऑर्गेनिक का, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, हर चीज का लॉजिक है, ऐसा नहीं कि आपको हर चीज याद ही करनी है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जी सर। तो चलो भाई स्टार्ट करता हूँ मैं, आप लोग भी तैयारी कर लो भाई। देखो बेटा, सबसे पहले हेडिंग लिख लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या ये चैप्टर को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलिए या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलिए, बोथ आर सेम, दोनों एक ही है। ठीक है, अच्छा देखो, पहले तो हमें थोड़ा बेसिक, आपको आज पहली क्लास सर है, आपकी इसमें हम वॉइस लोग लैग बेसिक हो रही है। टर्मिनोलॉजी ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की जो क्लास है इसमें हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। अब आ रही, सही आवाज आ रही है? यस। जी Yes, सर sir। आ रही है। है ना, देखो, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटी में बताता हूँ कि आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया जाएगा, तो हम लोग उसको देख के कैसे पहचानेंगे कि वो जो गिवन कंपाउंड है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है। ठीक है, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है K4FeCN6। ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, बहुत गरीब एग्जांपल है, कहीं भी हम लोग को लेना होगा तो हम लोग जनरली इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, अब देखो, इसमें आपको एक ये स्क्वायर ब्रैकेट बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो बेटा स्क्वायर ब्रैकेट होता है, दिस इज द मेन आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसकी मेन आइडेंटिटी ही स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, तो अगर किसी भी कंपाउंड में इस तरह का आपको स्क्वायर ब्रैकेट बनता हुआ दिख रहा है, तो आप दूर से पहचान लेंगे कि हाँ भैया, जो ये कंपाउंड दिया हुआ है वो एक क्या है, वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट इज द मेन आइडेंटिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मेन आइडेंटिटी उसका स्क्वायर ब्रैकेट वाला इस पे आयन ही होता है। ठीक है, अब इसके लिए बोला जाता है कि ये जो कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलिए, जब इनको हम लोग वाटर में डिजोल्व कर देते हैं बेटा, है ना, सॉल्वेंट अगर हम लोग क्या ले लें, वाटर, तो ये आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनका आयनाइजेशन का जो तरीका है, मेथड है, वो भी आपको समझना है। इसमें जो ये डब्बे वाला आयन होता है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट कंटेनिंग आयन होता है, ये नॉन आयनाइजेबल होता है, ये आयनाइज नहीं होता है। हाँ, डब्बे के बाहर भी कुछ आपको आयन लिखे हुए दिखाई देंगे, इनको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। इनको क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। और बेटा जो ये सर काउंटर आयन होते हैं, ये आयनाइजेबल होते हैं। हाँ बोलो बेटा। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए सर, आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बेटा। तो इसमें देखो, मैं यही बता रहा हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, इनको जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक है बेटा, तो वाटर में डिजोल्व होते होने पर ये आयनाइज हो जाते हैं। लेकिन कैसे आयनाइज होते हैं वो मैं बता रहा था। देखो, जो ये डब्बे वाला आयन होता है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला आयन होता है, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ डब्बे वाला आयन। ठीक है, तो डब्बे वाला आयन बोलूँ तो आप समझ जाइएगा। तो ये जो डब्बे वाले आयन के आगे और पीछे, अगर इसके आगे और पीछे जो भी आयन लगे होते हैं, उनको बोलते हैं काउंटर आयन। ठीक है, जैसे इसमें आगे की साइड है ना, लेफ्ट साइड देखो पोटेशियम अटैच्ड है, तो ये काउंटर
बेटा ये आयनाइज, चारों पोटेशियम आयन अलग हो जाएंगे, और ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करेगा। दिस इज द नॉन आयनाइजेबल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो कॉम्प्लेक्स आयन, इसको कुछ नामों से हम लोग पुकारते भी हैं। इस पूरे आयन को, डब्बे वाले आयन को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी में डब्बे वाले आयन को कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स आयन के साथ और भी कुछ नाम दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही नाम है, ये अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर इसको कोऑर्डिनेशन इंटिटी भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन इंटिटी। ठीक है, तो ये जो डब्बे वाला है ना, इसको ये मतलब इनको इज्जत के साथ इस तरह कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, नॉन कोऑर्डिनेशन इंटिटी, और ये जो डब्बे वाला आयन होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे अपनी लैंग्वेज में? डब्बे वाला आयन। ठीक है, और ये जरूर लिख लीजिए, डब्बे वाला आयन जो होता है वो क्या होता है? नॉन आयनाइजेबल होता है। ठीक है, नॉन आयनाइजेबल इन वाटर। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये बेटा वाटर के लिए ही बोल रहे हैं कि वाटर के अंदर नहीं आयनाइज होगा, है ना। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि किसी भी दूसरे सॉल्वेंट में आयनाइज नहीं होगा, है ना। ये आगे कहीं ना कहीं आएंगी बातें कि जैसे अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड में डाल दोगे आप इसको तो ये डिकम्पोज हो जाता है। जैसे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में डालने पे ये डब्बे वाला आयन जो है ना वो तबाह हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन पानी के अंदर डंके की चोट पे कह सकते हो कि पानी के अंदर ये आयनाइज कभी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, और ये डब्बे के बाहर जो आयन होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? काउंटर है सर, वो वहाँ है नॉन ना, आयनाइजेबल होगा ना। नॉन नॉन आयन, ओ सॉरी, आयन आयनाइजेबल नहीं, नॉन आयनाइजेबल। ठीक है, डब्बे वाला आयन जो होता है वो नॉन आयनाइजेबल होता है, मतलब आयनाइज नहीं होता है। ठीक है, और काउंटर आयन जो होते हैं हाँ वो कंप्लीटली आयनाइजेबल होते हैं, मतलब वो आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो इसमें अब दो बातें और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग को पता होनी चाहिए। ये जो डब्बे वाला आयन है वो दो डिफरेंट स्पेसीज से मिलकर बनता है। ठीक है, इसके अंदर जब भी आप झांक के देखेंगे डब्बे वाले आयन के अंदर, तो एक इसमें आपको सेंटल मेटल एटम दिखेगा, एक आपको क्या मिलेगा? सेंटल मेटल एटम। सेंटल मेटल एटम या आयन के फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि वो आयनिक फॉर्म में ही होता है एक्चुअली। तो ये जैसे Fe आयरन जो बैठा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये है हमारा सेंटल मेटल एटम। ठीक है, बोलो भाई। और सेंट्रल मेटल एटम की पहचान क्या होती है? ठीक है, तो ये आप देखोगे जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जनरली क्या होते हैं? ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। मतलब समझ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल सभी ने पढ़ रखी है, डी ब्लॉक एलिमेंट आप जी सभी पहचानते होंगे। तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज में किसी ना किसी सीरीज को बिलोंग जरूर करेगा। हाँ, लेकिन जनरली वर्ड लिखा हुआ है, ऐसा मत बोलिएगा कि ये हमेशा या ऑलवेज डी ब्लॉक ही होंगे, है ना। इन सम रेयर एग्जांपल्स, इन सम रेयर केसेस, some S block element are also act as a central atom। ठीक है, तो कुछ रेयर एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि जो एस ब्लॉक मेटल होते हैं, जैसे लिथियम होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होता है। तो बहुत सारे केसेस में आप देखोगे कि एल्कली मेटल भी बना लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बट वो एग्जांपल रेयर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जिनको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, तो कुछ स्पेशल केसेस में ऐसा भी देखा गया कि ए ब्लॉक एलिमेंट भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, है ना। ऐसा कहना बिल्कुल 100% सही नहीं है कि केवल डी ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, तो ये लिख लेना, जनरली फॉर्म डी ब्लॉक एलिमेंट, बट ठीक है, बट इन सम रेयर केसेस एस ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट कैन आल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, अच्छा,
फिर इसमें जो ये सेंट्रल एटम के साथ में जो दूसरे स्पेसीज आपको जुड़े हुए दिखाई देंगे, उनको बोलते हैं हम लोग लीगेंड्स। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लीगेंड्स। उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? लीगेंड्स। बोलो भाई। और लीगेंड्स भैया बहुत काम की चीज है ना। लीगेंड्स आर लीजेंड। इनको आप लीगेंड मत बोलिए, इनको बोलिए लीजेंड है ये, है ना। क्योंकि पूरा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की केमिस्ट्री है वो लीगेंड पे ही बेस्ड है। सारा खेल इन्हीं के कारण होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो समस्या की जड़ है वो यही है, लीगेंड्स। ठीक है। तो लीगेंड्स और सेंट्रल मेटल आयन मिलकर ये बनाते क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। ठीक है। बोलो भाई, इतनी बात समझ आ रही है? यस यस सर। और सर ये एक जो चीज, ये यहाँ पे 6 जो है इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देंगे हम लोग। ठीक है। यहाँ पे जो साइनाइड कितनी बार यहाँ पे आ रहे हैं, एक्चुअली वो क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है। इसको शॉर्टकट में CN भी लिख देते हैं। ठीक है। अभी इसके बारे में हम लोग पूरा फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अभी इस कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको टू द पॉइंट बता दिया। इस कॉम्प्लेक्स में जो ये 6 है, लीगेंड कितनी बार रिपीट कर रहा है, वो जो नंबर है वो उसका क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो? सर इस चैप्टर में 11th के कौन से चैप्टरों का यूज हो सकता है? हाँ, ये तुमने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है भाई। इस चैप्टर में 11th का जो केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा था, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग, पूरा केमिकल बॉन्डिंग तो नहीं, लेकिन जो बेसिक है केमिकल बॉन्डिंग का, कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, ठीक है, इस और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए सभी लोगों को। ठीक है ना। बस केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है और उसमें भी जो बेसिक है वो आपको पता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में। ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपको टर्मिनोलॉजी मेरे ख्याल से समझ में आनी चाहिए कि ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था और इसमें जो डब्बे वाला आयन था इसको मैंने क्या बोल दिया? इस पूरे को बोला मैंने कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन इंटिटी। ठीक है। और डब्बे के बाहर जो आयन थे उनको हम लोगों ने क्या बोला? काउंटर आयन। ठीक है। अच्छा, या काउंटर आयन को आयनाइजेशन एंटिटी भी बोलते हैं या आयनाइजेशन स्फीयर का पार्ट होते हैं ये। काउंटर आयन आर द पार्ट ऑफ आयनाइजेशन स्फीयर, ऐसे लिख लीजिएगा, आयनाइजेशन स्फीयर। क्योंकि बेटा ये आयनाइजेबल होते हैं ना बेटा, तो आयनाइजेशन स्फीयर का पार्ट होती है। ठीक है। और डब्बे के अंदर दो स्पेसीज होती हैं। डब्बा जो होता है मतलब कॉम्प्लेक्स आयन होता है, इट इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट स्पेसीज, जिसमें एक होता है आपका सेंट्रल मेटल एटम, जनरली डी ब्लॉक होता है, मतलब 99% केस में वो डी ब्लॉक होगा, बाकी 1% में एस ब्लॉक या एफ ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है। लीगेंड्स, लीगेंड्स क्या होते हैं अभी पढ़ेंगे, लीगेंड क्या होते हैं। ठीक है। इनके पास लोन पेयर होते हैं और लीगेंड कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, है ना, ये इनका क्या हो जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। ठीक है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई? यस है ना, बहुत बेसिक बातें हैं। अच्छा, एक मैं चलो एक एग्जांपल लेता हूँ डिफरेंट, आप उसमें बताना। यही सारी बातें से रिलेटेड मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा। ठीक है। आप मुझे उसमें बताइएगा इस एग्जांपल में। जैसे एक ये एग्जांपल है। ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने ले लिया है। अगर मैं इसमें पूछूं कि इसमें बताओ काउंटर आयन कौन है, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है। ऐसे मुझे भी पता चलेगा भाई किसको समझ में आ रहा है ना। इसमें बताओ भाई, कौन बताएगा? अदिति बताओ, अदिति वाजपेयी, इसमें काउंटर आयन कौन है? सर SO4। इसमें काउंटर आयन है SO4। बहुत बढ़िया बेटा, है ना। डब्बे के बाहर जो भी आयन होगा वो काउंटर आयन होगा। हाँ, ये भी समझो बेटा कि जब ये आयनाइज होगा तो आप सभी को पता है कि ये सल्फेट आयन पे फिक्स चार्ज होता है। सल्फेट आयन हमेशा -2 चार्ज कैरी करता है। तो ये काउंटर आयन मुझे SO4 2- ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है। चलो अच्छा, यस। अब मुझे ये बता दो। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। सेकंड, चलो आप बता दो। अक्षत बेटा बता दो, अक्षत द्विवेदी।
इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है? अक्षत बेटा, अक्षत बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रहा है, बस माइक ओपन है। अक्षत, कोई और बता दो बेटा। प्रज्वल बेटा तुम बता दो, सेंट्रल मेटल एटम कौन है इसमें? प्लेटिनम। प्लेटिनम है ना, ठीक है। प्लेटिनम, फिर इसमें आप जब प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर, अभी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना सीखेंगे सेंट्रल एटम पे, तो जब ये निकालोगे तो +4 आ जाएगी। तो इसमें मुझे बोलना पड़ेगा प्लेटिनम 4 प्लस आयन जो है वो इस कॉम्प्लेक्स का क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ भाई, चलो भाई गौरी बताएगी। गौरी बताओ इसमें लीगेंड्स कौन कौन से हैं? NH3। NH3, केवल NH3 लीगेंड है? इसके अलावा और भी है कोई? लीगेंड बेटा दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब NH3 डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। और ऐसे समझो, सेंट्रल एटम एक ही होता है, राजा देखो एक ही होता है ना? और उसके साथ जो भी जुड़े होते हैं डब्बे के अंदर, वो सब क्या होते हैं? लीगेंड होते हैं। तो प्लेटिनम हो गया सेंट्रल एटम, उसके अलावा जितने चेहरे दिख रहे हैं ये सब क्या है? लीगेंड है। अमोनिया लीगेंड है, क्लोराइड आयन लीगेंड है, ब्रोमाइड आयन लीगेंड है ना? तो ये भी लीगेंड, ये भी लीगेंड, ये भी लीगेंड, सब लीगेंड है। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात ये? यस सर। है ना? इसमें 3 डिफरेंट टाइप के लिगेंड है। अच्छा, वंशिका बताएगी, वंशिका सिंह। चलो बताओ, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होना चाहिए? सर 2। केवल 2 क्यों? सारे तो लिगेंड का सम करो ना। 2 और सी का 1 Br का 1। हाँ, तो ये सम करो, है ना? अमोनिया 2, एक क्लोराइड, एक ब्रोमाइड, तो जितने भी डिफरेंट टाइप के लिगेंड है उनका आप सम कर दीजिए। हाँ, वैसे इसमें डेंसिटी से भी मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन अभी मैंने आपको सारे मोनोडेंटेट ही दिए हैं, ठीक है? तो नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी, ठीक है? तो 4 लिगेंड है, वो सभी मोनोडेंटेट है, मतलब 4 × 1 सीधे 4 आ गया, ठीक है? तो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। तो ये बेसिक है, ये बिल्कुल जो मैं बातें बता रहा हूँ ये बेसिक है बिल्कुल, कि कम से कम ये सारी बातें हम लोग को पहचानना आना चाहिए, ठीक है? कि किस कॉम्प्लेक्स में कौन सा स्पेसीज किस तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है? बोलो भाई। जी सर। सर डेंटिसिटी मतलब क्या? डेंटिसिटी का मतलब अभी समझ में आएगा। डेंटिसिटी जब लीगेंड बताएंगे ना, लीगेंड क्या होते हैं, तब वहां पूछी जाएगी, ओके सर। ठीक है? सेंट्रल मेटल आयन मतलब जो लिगेंड्स होते हैं उन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों पॉसिबल है। सेंट्रल मेटल आयन पे, हाँ, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और कुछ रेयर केस में सेंट्रल मेटल पे निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। मतलब ऐसा कहना सही नहीं कि सेंट्रल मेटल पे ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना? वो तो ज्यादातर केस पे पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, निगेटिव बहुत कम होता है, लेकिन हो सकता है। ऐसे लीगेंड भी, लीगेंड न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एनाइनिक भी हो सकते हैं, कैटायनिक। जैसे अमोनिया न्यूट्रल लीगेंड है, क्योंकि पूरे अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं, लेकिन ये दोनों जो Cl- और Br- है, ये बेटा एनाइनिक लीगेंड है, क्योंकि दोनों पे माइनस होने का चार्ज, ठीक है? तो वो हम लोग अभी लीगेंड के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो वहां पे ये सारी बातें आपको कवर अप हो जाएंगी बहुत अच्छे से। अब इसमें नेक्स्ट आते हैं कि पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स के टाइप को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, कि कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है? कॉम्प्लेक्स की वैरायटी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बेटा अभी जो हम लोग ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ये हम किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं? तो सबसे पहले तो ये लिख लीजिए, ये क्लासिफिकेशन हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेटा, ये हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ये हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स आयन पे क्या चार्ज प्रेजेंट है उसके बेसिस पे बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, कौन कौन सी 3 पॉसिबिलिटी होती है? पहला लिख लो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सेकेंड आप लिख लीजिए एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एंड थर्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, तो ये जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये हम लोग डब्बे वाले आयन पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है उसके बेसिस पे कर रहे हैं। अच्छा, चार्ज बेटा या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या फिर जीरो होगा। ठीक है, तो अगर डब्बे वाले आयन पे चार्ज पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्या बोल दिएगा? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर डब्बे वाले चार्ज पे डब्बे वाले आयन पे चार्ज आ रहा है वो निगेटिव चार्ज आ रहा है तो एनायनिक। और अगर कोई चार्ज ही नहीं आ रहा है, शून्य चार्ज, जीरो है, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, है ना? बोलो भाई। अच्छा, इनको लिखने का एक जनरल तरीका बता देता हूँ, क्योंकि तो वो मेटल बेटा पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे हैं, कोई भी हो सकता है, तो जनरली मेटल को हम लोग इन जनरल एम लिख देंगे। और लीगेंड लीगेंड भी बेटा इतने ज्यादा हैं, अभी आप पढ़ोगे अच्छी खासी उनकी ये पूरी लिस्ट होती है। तो उनका जनरल सिंबल एन एल लिख देते हैं, एल फॉर लीगेंड। और कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने एन मान लिया, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स आयन है बेटा, है ना? और इस कॉम्प्लेक्स आयन पे अगर मैंने देखा चार्ज पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, हमें मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आयन मतलब जो डब्बे वाला आयन है, ये डब्बे वाला आयन है, इस पे नेट अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो बेटा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस टाइप का हो जाएगा? वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा, है ना? अच्छा, एनाइनिक में इस तरह से होगा, मेटल एल एन, लेकिन उस पे जो चार्ज होगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, और न्यूट्रल में बेटा कोई चार्ज ही नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है बेटा। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में डब्बे पे कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज। न्यूट्रल वाले पे डब्बे पे कोई चार्ज ही नहीं होगा। ठीक है बेटा, बोलो भाई। इसमें एक एक लाइन लिख लो। अच्छा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में लिख लो, इफ positive charge if positive charge present on complex ion after dissociation। हाँ, ये भी ध्यान रखना कि वो डिसोसिएट करने के बाद आपको चार्ज दिखेगा। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा उसको आपको डिसोसिएट करना होगा। और इसमें लिख लो इफ कॉम्प्लेक्स आयन कैरी निगेटिव चार्ज। ठीक है, इफ कॉम्प्लेक्स आयन कैरी निगेटिव चार्ज, ठीक है, आफ्टर आयनेशन, तो इसको क्या बोलेंगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और न्यूट्रल में कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, नो चार्ज प्रेजेंट ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो ऐसा भी देखने को मिलेंगे आपको कॉम्प्लेक्स, जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन पे कोई चार्ज ही नहीं प्रेजेंट होगा। तो उस सिचुएशन में ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। ठीक है बेटा, बोलो भाई। अब इसमें चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन से समझते हैं, है ना?
एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, लिख लीजिए आप लोग साथ तो साथ। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का क्लासीफाई, कोई एग्जांपल बताइए। हाँ बेटा मैं अभी एग्जाम्पल, आप लोग ही मुझे बताओगे एग्जाम्पल मुझे, ठीक है? मैं लिखने जा रहा हूँ, इसमें सारे एग्जाम्पल मिलेंगे हम लोग को। क्लासीफाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू कैटाइनिक, एनाइनिक एंड न्यूट्रल। ठीक है, मैं कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख रहा हूँ बेटा, आप लोगों को पहचानना है कि उनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, कौन से एनाइनिक की कैटेगरी में आएंगे, और कौन से न्यूट्रल की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, पहला कॉम्प्लेक्स है CuNH3 होल फॉर SO4, दूसरा है LiAlH4, ठीक है, तीसरा है NiCO होल 4। सर आंसर आपको ठीक है, आ, आप लोग अपनी कॉपी में कर लिए और फिर मैं वन बाय वन पूछ लूंगा, ठीक है? क्योंकि भेजने में क्या होता है, वो टाइम बहुत लगता है, मैं देखूं, है ना? या तो भेज दो, मैं देख लूंगा, भेज भी दो, चलो चैट बॉक्स में मैं देख लूंगा, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर दो। ठीक है, चलो 5 ही मैं दे रहा हूँ। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अपन लोगों को क्लासिफाई करना है इनटू कैटाइनिक, एनाइनिक और न्यूट्रल, है ना? इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक है, कुछ एनाइनिक है, कुछ न्यूट्रल है। सर सर ये कोई हाँ बोलो तरीका बेटा। होता है कि अगर जो हमारा काउंटर आयन है वो पॉजिटिव है तो वो लेफ्ट में राइट में लिखा जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो राइट में, और पॉजिटिव है तो लेफ्ट में ब्रैकेट के। तो इसे समझने के SO4। लिए, समझने के लिए तरीका बना सकते हो। है ना? ओके सर। ठीक है ना, 2 मिनट का टाइम लो और एक बार अटेम्प्ट कर लो सभी लोग। ठीक है, अपने आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है? हो गया बेटा, अटेम्प्ट हो गया। यस सर। चलो अच्छा बताओ मुझे, यस यस बताओ, यस आ दो, पहला वाला बताओ। सर कैटायनिक। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। विनायक गुप्ता बताओ भाई, दूसरा वाला, सेकंड, एनाइनिक, ठीक है, बहुत बढ़िया, करेक्ट। शिव प्रताप बताओ, तीसरा वाला, NiC होल 4, सर न्यूट्रल। न्यूट्रल, बहुत बढ़िया बेटा, करेक्ट। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, अभी बस मैं थोड़ा पूछ रहा हूँ आप लोगों से, अगर किसी में डाउट होगा तो मैं एक्सप्लेन, सारे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है? लेकिन एक बार थोड़ा आप लोगों से भी डिस्कस कर लेता हूँ। संजोली बेटा बताओ, चौथा वाला, संजोली गुप्ता।
संजय न्यूट्रल बेटा कौन सा फोर्थ वाला पूछ रहा हूँ मैं। ये बेटा फोर्थ वाला, ये वाला। सर एनायन संजना एनाइनिक ना। हाँ गुड, एनाइनिक। चलो गुड। और संजना बेटा बताओ फिफ्थ वाला। कैटायनिक। कैटायनिक। तो सभी बच्चों ने सही जवाब दिए, ठीक है। इसका सारे आंसर करेक्ट बताए हैं सभी लोग जिनसे से मैंने पूछा है। फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे पहचानते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो देख लीजिए। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दिया जाए, पूछा जाए कैटायनिक है एनायनिक है, तो आपको बेटा उसको बस आयनाइज कर देना है। आप उसको बेटा वाटर के अंदर डाल दीजिए। और आप ऐसे सोचिए कि जैसे नॉर्मल कोई NaCl कंपाउंड होता था, ठीक है। नॉर्मल, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। बेटा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है चलो। तो इसमें देखो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको पहचानना है तो इसको आप पहले क्या करो, वाटर में डिजोल्व कर दो। और वाटर में डिजोल्व करते क्या होगा, जैसे आप सोचो कि कोई नॉर्मल सॉल्ट होते हैं, जैसे आप सिंपल सॉल्ट की बात करो, तो उसमें वाटर में डिजोल्व करते लेफ्ट साइड जो आयन होता है वो कैटायन के फॉर्म में निकल जाता है, और राइट साइड जो आयन होता है वो एनायन के फॉर्म में निकल जाता है, मतलब आयनाइज हो जाता है ना। इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। तो यही काम आपको इसमें भी करना है। आपको जो डब्बा दिख रहा है, डब्बे के लेफ्ट में अगर कोई आयन है तो वो एनायन बन जाएगा, और डब्बा राइट साइड है, सॉरी डब्बा यहाँ लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड वाला कैटायन बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दो, CuNH3 होल 4। अच्छा, सल्फेट पे -2 का चार्ज होगा, तो इस डब्बे पे कितना आ जाएगा, +2, प्लस है ना। देखो एनायन के चार्ज के बेसिस पे कैटायन के चार्ज को हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। मैं डब्बे वाले आयन पे क्या चार्ज है वो पहले नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा कि जो काउंटर आयन है उस पे क्या चार्ज आ रहा है। तो काउंटर आयन पे -2 आ रहा है, तो नेट में कोई भी कंपाउंड हो वो न्यूट्रल होना चाहिए इलेक्ट्रिकली, है ना। तो कैटायन पे कितना चार्ज लगा दूंगा, +2। और डब्बे पे जो चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, ये कॉम्प्लेक्स आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना। तो बस ये तरीका है देखने का। अब जैसे ये वाला है, मतलब आपको क्या करना है, अमरीश पुरी बन जाना है। आप लोगों ने अमरीश पुरी की मूवी देखी होगी, है ना। क्या करता है अमरीश पुरी, अरे तुम लोग मूवी वही नहीं देखते हो क्या। विलन से। अमरीश पुरी का काम होता है किसी भी मूवी में वो हीरो हीरोइन को जुदा कर देता है, अलग अलग कर देता है। तो यही काम आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ करना है। आपको कैटायन एनायन को जुदा कर देना है, अलग अलग करके लिख देना है। तो इसमें लिथियम एल्कली मेटल अलग हो जाएगा, Li+। एल्कली मेटल पे +1 का चार्ज होता है, और इस पे -1। अरे इस पे डब्बे वाले आयन पे कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। मतलब ये जो एग्जाम्पल दिया गया था सेकंड, वो एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। अब देखो कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे जिसके डब्बे के ना आगे कोई होगा ना पीछे कोई होगा, मतलब ना लेफ्ट साइड कोई होगा ना राइट साइड होगा। तो जब आगे पीछे ना दिखे डब्बे के, मतलब कहने का जिसमें काउंटर आयन हो ही ना। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे कॉम्प्लेक्सेस में काउंटर आयन दिखेगा ही नहीं, तो वो बेटा न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि जब काउंटर आयन ही नहीं होगा तो उसमें कॉम्प्लेक्स आयन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। ये पानी के अंदर भी न्यूट्रल फॉर्म में ही पड़ा रहेगा। अगर इसको मैं पानी के अंदर डालूंगा तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि डब्बे वाला आयन तो आयनाइज होता ही नहीं है, और इसमें काउंटर आयन आयनाइज होते हैं लेकिन वो है नहीं इसमें। तो इसमें डब्बे पे चार्ज क्या है, शून्य। शून्य मतलब ये न्यूट्रल हो गया, है ना। जीरो लिखा नहीं जाता है, वो तो अंडरस्टूड होता है। अच्छा, और इसमें एक जल्दी बताने का मैं तरीका बता देता हूँ, जैसे एक बच्चे ने मुझे बोला था शुरुआत में, और वो तरीका ही ज्यादातर मैं लगाता हूँ। देखो वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ऐसे कर करके दिखा रहा हूँ। आगे से हम तो ये कहेंगे कि आप ये आयनाइज ना भी करो और डायरेक्ट चेहरा देख के आंसर दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। कैसे, देखो दो ही सिचुएशन आपको दिखेगी, डब्बा लेफ्ट साइड
ठीक है, काउंटर एंड राइट साइड, ठीक है, या फिर इसका उल्टा, काउंटर एंड राइट साइड, डब्बा लेफ्ट साइड। तो देखो जब डब्बा वाला एंड लेफ्ट साइड होगा तो उस पे हमेशा कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। वो चाहे 2 का है, वो चाहे 2 का है, 3 का है, 4 का है, 1 का है, कोई ना कोई तो आएगा ही, लेकिन पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव होगा तो कैटायनिक होगा। तो आप ऐसे समझो कि अगर अगर आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, ऐसे लेफ्ट टू राइट चलो और लेफ्ट साइड पहले ही आपका सामना डब्बे वाले आयन से हो जाए, मतलब लेफ्ट साइड डब्बे वाला आयन रखा हो तो कैटायनिक ही होगा। और अगर राइट साइड डब्बे डब्बे वाला आयन हो, ठीक है, मतलब पहले आप लेफ्ट टू राइट चले तो पहले आपको क्या मिल गया, काउंटर आयन, उसके बाद डब्बे वाला आयन। तो इसमें डब्बे वाला आयन किधर है, राइट साइड है। अगर राइट साइड मिल रहा है तो भैया वो एनायनिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन काउंटर आयन है ही नहीं, है ना, कोई नामो निशानी नहीं है, तो न्यूट्रल हो जाएगा। अब जैसे देखो इसमें ऐसे ही देख के बताओ कि डब्बे वाला आयन पहले है कि बाद में है बाद में। है बीच ना, में, बाद में है, मतलब बाद में लेफ्ट और राइट के थर्ड हिसाब वाला। से मैं पूछ रहा हूँ, है ना, लेफ्ट को पहले बोल रहा हूँ, राइट को बाद में बोल रहा हूँ, तो मैं ऐसे लेफ्ट राइट चलो ना। तो जो बाद में आ रहा है अगर डब्बे वाला आयन बाद में आ रहा है तो एनाइनिक है, सीधा आप बोलो, ठीक है। जैसे इसमें देख के तो डब्बे वाला आयन पहले पढ़ रहा है कि बाद में पहले पढ़ रहा है पहले के टाइम पहले पढ़ रहा है ना, पहले पढ़ रहा है, ठीक है, पहले पढ़ रहा है, मतलब राइट लेफ्ट साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है तो कैटायनिक। तो कैसा भी कंपाउंड क्यों ना दे दिया जाए, आप सीधे ये देख के टाइप तो डायरेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। बोलो भाई, इसमें किसी को समस्या हो तो बताओ मुझे। नो सर। है ना, क्लियर हो गया। अब देखो फिर चलो नेक्स्ट सेकंड टाइप के क्लासिफिकेशन में मूव करते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन है, लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड, ठीक है। अब हम लोग लिगेंड के नेचर के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्लासिफाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा लिगेंड के नेचर के बेसिस पे, लिगेंड के नेचर के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। कौन कौन से, पहला लिख लो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, दूसरा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो लीगेंड है, लीगेंड के नेचर के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक, ठीक है। अब देखो होमोलेप्टिक, अगर इसका संधि विच्छेद कर दो, होमो प्लस लेप्टिक, तो देखो होमो वर्ड का मतलब तो आप लोग सभी लोग जानते ही हो। बोलो भाई, है। होमो मतलब क्या होता है, हाँ, होमो मतलब होता है सेम, है ना, एक समान, सेम, ठीक है। तो यहाँ पे सेम क्या, अरे भैया सेम लीगेंड, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हो रहा है, लीगेंड के बेसिस पे हो रहा है। मतलब होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स उन कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं जिसमें डब्बे के अंदर मेटल के साथ सेम टाइप के लीगेंड हो, सेम टाइप मतलब 1 टाइप के लीगेंड हो। सेम टाइप का मतलब यहाँ पे एक है ना, 1 टाइप के ही लीगेंड हो। अगर क्लोरीन बैठे हुए तो सारे क्लोराइडो हो, है ना। अगर साइनाइड आयन है तो बेटा सारे क्या हो, साइनाइडो हो, ठीक है। अगर वाटर एज ए लीगेंड है तो सारे वाटर हो, अगर अमोनिया एज ए लीगेंड हो तो सारे अमोनिया हो। मतलब सारे लीगेंड अगर सेम टाइप के होंगे तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और हेट्रोलेप्टिक में हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट क्या डिफरेंट, अरे भैया लीगेंड्स, है ना। इसका मतलब अगर 2 या 2 से अधिक टाइप के, मतलब 2 और मोर देन 2 टाइप के लीगेंड्स प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है, लिख लो इसके बारे में, लिख लो होमोलेप्टिक में, लिख लो इफ ओनली वन टाइप, if only one type of ligand, if only one type of ligand present in डब्बा वाला आयन, present in complex ion, then these type of complex are called
होमोलिप्टिक, ठीक है, बोलो भाई। तो अगर बेटा एक सेम टाइप के, केवल एक ही टाइप के लिगेंड अगर प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को होमोलिप्टिक बोलेंगे। और अगर दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हो, लिख लो हेटेरोलिप्टिक, इफ टू और more than two different type of ligand present in complex ion, then tick tock this type of complex are called heterolytic, ठीक है। बोलो भाई, बोलो भाई, समझ में आ गई बातें, है ना। तो बस बहुत बेसिक चीज है, बहुत, बस एक बार आप डेफिनेशन समझ गए होगे तो फिर आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा चलो, मैं कुछ एग्जाम्पल भी नीचे लिखे दे रहा हूँ, है ना, एग्जाम्पल भी आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले होमोलिप्टिक लिख देता हूँ कुछ, ठीक है। होमोलिप्टिक में ऐसे लिख लो PT NH3 होल 4 Cl2, ठीक है। तो ये एक होमोलिप्टिक टाइप का कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें जो लीगेंड है वो सारे क्या है, अमोनिया मॉलिक्यूल है, ठीक है, और सारे अमोनिया सेम है ना, एक सेम टाइप के ही लीगेंड से बन रहा है इसका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो होमोलिप्टिक हो गया ये। ठीक है, सेकंड, जैसे इसमें सारे लीगेंड क्लोराइड आयन है, ठीक है, तो ये भी होमोलिप्टिक है। अच्छा, हमारा ये गरीब एग्जांपल K4FeCN6, ये भी है, होमोलिप्टिक है ना। NiCO होल 4, ये बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स है, NiCO होल 4, निकेल टेट्राकार्बोनेट। ये जब आप मेटलर्जी चैप्टर पढ़ोगे ना, तो वहां भी एक प्रोसेस होता है, मॉन्ड प्रोसेस, उसमें ये बनता है कॉम्प्लेक्स, ये रूम टेम्परेचर में वेपर फेस में बनता है ना। तो बेटा ये जितने भी कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं मैंने, ये सभी होमोलिप्टिक हो गए, ठीक है। अच्छा, हेप्टोलिप्टिक के कुछ एग्जांपल लिखना चाहो तो एक लिख लो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, है ना। ये कॉम्प्लेक्स भी बहुत फेमस है अपने आप में, है ना। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, नाम सुना है इसका किसी ने? यस। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये आप एक अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस में आयंस का टेस्ट पढ़ोगे, उसमें नाइट्रेट आयन का जो कंफर्मेटिव टेस्ट होता है, उसमें ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नाइट्रेट आयन के कंफर्मेटिव टेस्ट में इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसे हम लोग ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। बोलो भाई। जी सर। है ना, तो ऐसे मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ आपको, तो जिससे आपको थोड़ा कुछ पता भी लगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में। जैसे एक ये बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, सर पोटेशियम, इसको सर बोलते हैं जी सॉल्ट। हाँ बोलो। सर प्लीज मेरी दूसरी आईडी को लॉगिन दे दीजिए सर, मैं स्लीप कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ बिल्कुल आओ, ठीक है। और एक ये लिख लो PtCl2NH3 होल ट्वाइस, है ना, ये भी एक हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स है, और इसको सिस्प्लेटिन बोलते हैं, सिस्प्लेटिन, है ना। इसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, इसको कीमोथेरेपी में यूज करते हैं, यूज इन ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स है जो बहुत पॉपुलर है, लेकिन अगर हम लोग उनके टाइप को देखें, तो ये सारे टाइप कैसे हैं, ये सारे टाइप हेट्रोलिप्टिक है ना। जैसे ब्राउन रिंग हेप्टोलिटिक कॉम्प्लेक्स है, जो जी सॉल्ट है ये भी हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स है, जो सिस प्लेटिन मैंने लिखा है ना, ये भी हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स, इसमें दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं, ठीक है। बोलो भाई, इसमें किसी को समस्या हो बताओ मुझे। नो। ठीक है, होमोलिप्टिक में सारे लिगेंड सेम टाइप के होते हैं,
है ना, सेम टाइप के लिगेंड से बनता है कॉम्प्लेक्स आयन। हेटेरोलिप्टेड में दो डिफरेंट या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 6, ठीक है ना। अगर दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के लिगेंड से बन रहा हो कॉम्प्लेक्स आयन तो उसको बोलेंगे हेटेरोलिप्टेड। ठीक है, क्लियर हो गई बात इतनी? किसी की बच्चे के मन में Yes. कोई भी Yes, पॉइंट, कोई भी डाउट आ रहा हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, सर चलो हाँ बोलो बोलो। जो राइट और लेफ्ट लिख रहे हैं फिर वो लोग हम लोग अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख रहे हैं कि स्टैंडर्ड है? फिर से बोले, आवाज तुम्हारी बहुत ब्लर कर रही थी, सुनाई नहीं दिया सही से मुझे। सर जो लेफ्ट और राइट में हम लोग लिख रहे हैं मतलब कैटायनिक और एनायनिक रिप्रेजेंट करने के लिए, ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन है? हाँ हाँ, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्टैंडर्ड नोटेशन की तरह ही यूज किया जाता है इसे। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स लिख कर जब आपको दिया जाएगा तो इस कंडीशन को वो फॉलो कर ही रहा होगा, है ना। मतलब इसमें जो लेफ्ट साइड आयन होगा वो 100% कटायन होगा, मतलब वो हमेशा कटायनिक फॉर्म में ही रहेगा। और जो राइट साइड आयन होगा वो एनायनिक ही होगा, चाहे वो डब्बे वाला हो या फिर वो काउंटर आयन। ठीक है, मतलब ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, ये इसको फॉलो करते हुए ही आपको हम लोग भी लिखेंगे। कभी अगर हमें अब जैसे IUPAC नेम पढ़ेंगे उसमें हम लोग फॉर्मूला लिखना सीखेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे, तो वहां भी हम लोग ये कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। या आपको लिख के दिया जाएगा तो भी ये कन्वेंशन फॉलो करके ही दिया जाएगा। यस ठीक है, सर। अब इसमें आते हैं भैया कि ये लीगेंड्स क्या होते हैं, क्योंकि लीगेंड्स अभी बोला था मैंने, लीगेंड्स आर लीजेंड्स, तो भैया इनको समझ लो। ये समझ में आ गए तो आपको पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझ में आ गई, है ना। और जिसको लीगेंड्स के डिटेल नहीं पता होता है या जिसका ये लेक्चर छूट जाता है उसकी आत्मा तड़पती रहती है। खैर, अब ऑनलाइन में ऐसा दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग में दे ही दूंगा आप लोगों को, है ना। लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश किया करो कि जो लाइव क्लास है उसमें रहा करो, उसमें फेस मतलब फेस टू फेस तो नहीं लेकिन डिस्कशन भी करता रहता हूँ, मैं आपसे पूछता रहता हूँ, है ना। आप अपने डाउट पूछ सकते हो, इसलिए सभी लोग प्रेजेंट हो, अच्छी बात है। ऐसे ही एक बच्चा अभी लीव कर गया, देखो ये जो मुन्ना भाई है ना बीच बीच में लीव कर जाते हैं, इनको मुझे पकड़ना है। ठीक है, चलो खैर, लीगेंड्स, लीगेंड्स क्या होते हैं, लीगेंड्स क्या है, इन पे हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया लीगेंड किनको बोलते हैं भैया, है ना। हम कैसे जानेंगे कि कौन लीगेंड है, या लीगेंड का क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो वो हम लोग को पढ़ना है। तो पहले तो मैं आपको आपको एक डिफिनेशन बताने जा रहा हूँ कि लीगेंड्स किनको कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लीगेंड्स किनको बोला गया है। ठीक है, तो बोलते हैं कि ऐसे सभी स्पेसीज जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, या फिर उनमें कोई एक ऐसा एटम हो, उस पूरे स्पेसीज में कोई ऐसा एटम हो जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कम से कम एक हो, एक से ज्यादा हो तो अच्छी बात है, तो वो स्पेसीज लीगेंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी डिफिनेशन लिख लीजिए, दोज स्पेसीज, पहले आप डिफिनेशन लिख लीजिए इसकी, दोज स्पेसीज, दोज स्पेसीज which have at least one डोनर एटम। ठीक है, डोनर एटम के रिस्पेक्ट में लिखे, डोनर एटम, या फिर इसको डोनर साइट भी बोलते हैं, जो डोनर एटम होते हैं उनको डोनर साइट भी बोला जाता है। दो स्पेसीज विच हैव एटलीस्ट वन डोनर साइट। अच्छा, डोनर साइट किनको बोल रहे हैं ये मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दो दो एटम विच ऑक्यूपाई atom which occupy at least
वन लोन पेयर। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एटम जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर हो, एक से ज्यादा लोन पेयर हो तो बहुत अच्छी बात है, तो उसी को हम लोग यहाँ बोल रहे हैं डोनर साइट, या उसी एटम को क्या बोलेंगे, डोनर एटम, है ना। और ऐसा एक भी डोनर एटम अगर किसी स्पेसीज में प्रेजेंट है तो उसे ही हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, ऐसी स्पेसीज को ही लिगेंड बोला गया। ठीक है, आर कॉल्ड लिगेंड्स। तो भैया बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें जो आपके लिए नया हो। ठीक है, बहुत से मॉलिक्यूल आप लोग ऑलरेडी जानते ही हो, बहुत से मॉलिक्यूल आपको पता भी है, जिनमें आपने देखा होगा कि उनके पास कोई ना कोई एक एटम ऐसा जरूर होता है जिसपे लोन पेयर होता है। और ऐसे स्पेसीज को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगेंड्स का दर्जा दिया गया है, मतलब उनको हम लोग लिगेंड के नाम से पुकारेंगे। ठीक है, बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं, अपना गरीब एग्जांपल। ठीक है, K4 Fe6। जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि लिगेंड कौन है, तो अब तो आप लोग बता ही दोगे भाई इसमें लिगेंड कौन है। साइनाइड। साइनाइड। हाँ, तो इसमें साइनाइड आयन बेटा लिगेंड है। ठीक है, अब जरा आप साइनाइड आयन का चेहरा देखो, मतलब मैं इससे साइनाइड आयन को बाहर निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं इस कॉम्प्लेक्स से साइनाइड आयन को बाहर खींच के निकाल के ला रहा हूँ, तो साइनाइड आयन का चेहरा आपको ऐसा दिखाई देगा बेटा। ठीक है ना, साइनाइड आयन का चेहरा ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखिए बेटा, इसमें कार्बन एक ऐसा एटम है जिसपे लोन पेयर है, लोन पेयर के साथ निगेटिव चार्ज भी है ना। और एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास भी क्या है, एक लोन पेयर है। तो वैसे तो देखा जाए कि इसमें दो एटम ऐसे हैं जिनके पास क्या है, डोनर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोलो भाई। और अगर यस। इसमें अगर इसमें एक भी एटम ऐसा होता है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता, तो भी मैं इसको लिगेंड बोलता हूँ। इसके पास तो दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो डिफरेंट साइट हैं जिनकी तरफ से वो कोऑर्डिनेशन कर सकता है। और अभी हम लोग इसको इसके इसके लिए तो एक स्पेसिफिक टाइप की बात करेंगे, है ना, कि ऐसे स्पेसीज जिसमें दो डोनर एटम हो और वो दोनों की तरफ से लोन पेयर कोऑर्डिनेट करने के लिए कैपेबल हो, मतलब कार्बन की तरफ से भी दे सके लोन पेयर और नाइट्रोजन की तरफ से भी दे सके। तो ऐसे लिगेंड को एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं इनको हम लोग, इच्छाधारी टाइप के लिगेंड बोलते हैं, है ना। खैर अभी खैर एम्बिडेंट से मत आप कंफ्यूज हो, आप बस इतना समझो कि ये एक लिगेंड इसलिए है क्योंकि इसके पास एक कार्बन डोनर साइट है, उस पे लोन पेयर है ना, लोन पेयर विद निगेटिव चार्ज, और एक नाइट्रोजन है। ठीक है, वो दोनों में किसी भी तरह से दे सकता है। अच्छा, अब मैं आपको एक एक और बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, कि थोड़ा आपको स्ट्रक्चर का भी आइडिया हो जाए स्टार्टिंग में। वैसे तो अंदर हम लोग सब बनाएंगे स्ट्रक्चर वगैरह पूरे चैप्टर में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बना में पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी वैसे एक छोटा सी बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, उनमें क्या होता है, जो सेंट्रल एटम होता है वो बीचों बीच में बैठ जाता है, वो बिल्कुल स्ट्रक्चर की सेंटर पोजीशन को ऑक्युपाई करता है। और जो लीगेंड्स होते हैं बेटा, लीगेंड बेटा उसको चारों तरफ से 3D में किसी स्पेसिफिक बॉन्ड एंगल्स में चारों तरफ से अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे साइनाइड आयन है बेटा, साइनाइड आयन इसमें क्या है, डोनर एटम है। ठीक है, तो इसमें 6 के 6 साइनाइड आयन क्या करेंगे, उसको चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे, और इसमें कार्बन की तरफ से कोऑर्डिनेशन कर देंगे, मतलब कार्बन अपना जो लोन पेयर है ना बेटा, वो कोऑर्डिनेट कर देगा। ये जो बॉन्ड मैं बना रहा हूँ ये एरो वाले बॉन्ड है, एरो वाले बॉन्ड को हम लोग कौन से बॉन्ड बोलते थे केमिकल बॉन्डिंग में, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो साइनाइड आयन है उसमें कार्बन पे जो लोन पेयर चार्ज है, मतलब कार्बन की तरफ से वो
ईच साइनाइड आयन का कार्बन एटम डोनर एटम की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब वो कार्बन की तरफ से अपना एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, पूरे 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को ही लोन पेयर बोलते हैं। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है ना। इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। और एक बात और, बहुत छोटी बात है कि जैसे मैंने इस आयन को, ये डब्बे वाले आयन को कोऑर्डिनेशन आयन बोला था, तो बेटा इसको कोऑर्डिनेशन आयन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सेंट्रल मेटल और लीगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन से बॉन्ड बनते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। मतलब इस आयन की जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, इस आयन, ये डब्बे वाले आयन की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से बॉन्ड है? तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ डब्बे वाला आयन, ठीक है। इसलिए इस आयन को, डब्बे वाले आयन को हम लोग नाम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। और इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें इस तरह का आयन प्रेजेंट होता है, डब्बे वाला आयन, है ना। तो थोड़ा ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस यस सर। है ना। और इससे एक बात ये भी समझ में आ रही होगी कि लीगेंड चाहे कोई भी हो, है ना, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, आगे ये सभी के लिए कॉमन बात है कि लीगेंड भैया चाहे कोई भी हो, उसके पास कम से कम एक एटम ऐसा जरूर होना चाहिए जिसके पास क्या हो? लोन पेयर। क्योंकि भैया लोन पेयर होगा तभी तो देगा ना वो लोन पेयर, तभी तो डोनेट करेगा वो, है ना। और जब वो डोनेट करेगा तभी तो लीगेंड की तरह बिहेव करेगा, है ना। लीगेंड की आइडेंटिटी ही लोन पेयर से है, मतलब उसके पास कोई एक एटम ऐसा जरूर होना चाहिए लीगेंड के पास जिसकी तरफ से वो लोन पेयर क्या कर सके? कोऑर्डिनेट कर सके। और जब वो कोऑर्डिनेट करेगा, इस तरह से कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, तभी तो हम लोग उस कॉम्प्लेक्स को एक नए नाम से पुकारेंगे, ठीक है। बोलो भाई, ये बात समझ में आई? सर है ना? डेफिनेशन नोट करनी है। हाँ, डिफिनेशन से भी लोग फिर से देख लो। लिगेंड्स क्या है, नोट भी कर लो। लिगेंड्स आर दोज स्पेसीज विच हैव एट लीस्ट वन डोनर साइट, डोनर एटम और डोनर साइट, जिनके पास कम से कम एक डोनर साइट तो अवेलेबल होनी ही चाहिए। डोनर साइट किसको बोल रहे हैं? ऐसे एटम जिसपे कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, उसी को डोनर एटम या डोनर साइट बोल रहे हैं। और ऐसी स्पेसीज को क्या बोल रहे हैं? लिगेंड। यस सर, नोट हो गया। है ना। अच्छा, एक बात और, छोटी सी बात है कि जो सेंट्रल एटम है ना, ये अगर इसी एग्जांपल में देखो तो मुझे बताओ कि आयरन को कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं कोऑर्डिनेशन के थ्रू टोटल? 12 है ना। एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, टोटल 6 साइनाइड, 12 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। और अगर ये 12 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो 8 से ज्यादा मिल रहे हैं कि 8 से कम मिल रहे हैं? ज्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सा रूल वायलेट कर रहा है? ऑक्टेट रूल वायलेट है। तो आप देखोगे कि ज्यादातर कॉम्प्लेक्स ऑक्टेट रूल का वायलेशन करते हैं और ऑक्टेट एक्सपेंड करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। मोस्टली, सभी के लिए कहना सही नहीं, कई बार ऑक्टेट जस्ट कंप्लीट भी होता है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस सर। आपकी वॉइस नहीं आ रही। आ रही है आवाज बेटा? यस सर, अब आ गई। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्टेट को एक्सपेंड कर देगा। मोस्टली केसेस में देखोगे ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाएगा, ऑक्टेट रूल का वायलेशन करेगा। और ऐसा वो करने के लिए पूरा हकदार भी है
क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सर स्क्रीन नहीं है। स्क्रीन अब हो गया बेटा से। यस सर। हाँ देखो, इसमें जो बात मैं बता रहा था कि जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम, ये इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या होते हैं? आर अवेलेबल। और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग 11th में पढ़ ही चुके हो कि वैलेंस सेल में अगर किसी भी एलिमेंट की वैलेंस सेल में डी ऑर्बिटल होता है तो वो ऑक्टेट एक्सपेंड कर देता है आसानी से। ठीक है, तो तभी अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि वाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म डी ब्लॉक, वाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना, तो ऑर्बिटल। उसमें बस आपको टू द पॉइंट ही बोलना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन मेटल हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल इन देयर वैलेंस शेल, है ना, दैट्स व्हाई दे कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। इनके अंदर एक पॉसिबिलिटी होती है ऑक्टेट एक्सपेंड करने की, और ऑक्टेट एक्सपेंड करके वो ढेरों कई सारे बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स, अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, तो आपको वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आगे सर वो मिलेंगे। कैन ठीक है, एक्सपेंड हो गया ना। हाँ क्या हो गया? तो कांट लिख दिया आपने। सर वो अपनी कैन की जगह कुछ और लिखा। कैन एक्सपेंड नहीं, कैन तो नहीं है, कैन एक्सपेंड गड़बड़ हो गया लिखने में, है ना, कैन एक्सपेंड दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये है। अब देखो, अब इसमें चलो आज हम लोग बात करेंगे लीगेंड के क्लासिफिकेशन। ये तो अभी मैंने केवल आपको बेसिक डिफिनेशन बताई कि लीगेंड होते क्या है ना। अब हम लोग बात करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड, लीगेंड के क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखो लीगेंड के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आप लिखो क्लासिफिकेशन। लीगेंड का क्लासिफिकेशन भी अलग अलग तरह से किया जाता है बेटा। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन लोग पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज प्रेजेंट ऑन लीगेंड। सबसे पहले तो हम लोग चार्ज के बेसिस पे ही बात कर रहे हैं कि लीगेंड पे चार्ज के बेसिस पे कैसे उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब देखो, चार्ज आप लोग जानते हो तीन तरह का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो। ठीक है, तो तीन तरह के इसमें टाइप हो जाएंगे, है ना। पहला लिख लो एनाइनिक, एनाइनिक लीगेंड। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी लिख लो कैटाइनिक लीगेंड। एंड थर्ड कैटेगरी न्यूट्रल लीगेंड। तो अगर हम लोग केवल बेटा चार्ज के बेसिस पे, लीगेंड पे क्या चार्ज है, नेट चार्ज क्या प्रेजेंट है लीगेंड पे, उसके बेसिस पे बात करें तो लीगेंड तो तीन तरह के ही मिलेंगे आपको, एनाइनिक, कैटाइनिक और न्यूट्रल। ठीक है, अच्छा, अब इसमें बस सीधी सी बात है कि बेटा एनाइनिक में वो सभी एग्जाम्पल आ जाएंगे, वो सभी लीगेंड होंगे जो निगेटिवली चार्ज होंगे। ठीक है, तो लिख लो निगेटिवली चार्ज। ठीक है, स्पेसीज, इसमें जो आपको स्पेसीज दिखेंगी वो कैसी दिखेंगी, निगेटिवली चार्ज होंगी, है ना। जैसे जो बहुत पॉपुलर, वैसे तो बेटा इनकी अभी एक लंबी चौड़ी लिस्ट हम लोग बनाएंगे, लेकिन अभी बस मैं जो बहुत पॉपुलर उन्हीं को लिख रहा हूँ। जैसे Cl, चारों हेलोजन, जो चार हेलोजन पढ़ते हैं, चारों हेलोजन पे -1 का चार्ज लगा दीजिए, तो ये सभी बहुत अच्छे लीगेंड्स की तरह बिहेव करते हैं, है ना। F-Cl-, Br-, I-। ठीक है, या फिर Cn-। ठीक है, या फिर NCS-। तो
वैसे कोई अभी इतने ही नहीं होते हैं, इसके बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, अभी हम लोग पूरी लिस्ट अलग से बनाएंगे विद देयर IUPAC नेम, लेकिन अभी बस मैं कुछ ही लिख रहा हूँ। तो ये सभी आपके क्या है, निगेटिवली चार्ज लिगेंड है ना, ये सभी क्या है, एनायनिक लिगेंड है, ठीक है। सर एनसीएस में वो नेगेटिव चार्ज किस पे है, नाइट्रोजन पे कि कार्बन? नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन, ओके सर। ठीक है, नाइट्रोजन पे। वैसे बताएं, इसको ज्यादातर ये नेगेटिव चार्ज इधर लिखा मिलेगा सल्फर के ऊपर, मतलब ये तरीका होता है ना कि कोई भी आयन हो उस पे जो भी चार्ज है वो हमेशा सबसे राइट टर्मिनल पे लिखा जाता है, ठीक है। तो NCS आपको ऐसे नहीं लिख के दिया जाएगा, NCS आपको ऐसे लिख के दिया जाएगा, लेकिन इसमें एक्चुअली जो निगेटिव चार्ज होता है वो नाइट्रोजन पे होता है, तभी मैंने जानबूझ के वो निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर शो किया हुआ था। अच्छा, अच्छा और आगे बढ़ते हैं। कैटाइनिक, कैटाइनिक में देखो कैटाइनिक लिगेंड क्या होंगे, ये बेटा पॉजिटिवली चार्ज होंगे। कैटाइनिक लिगेंड क्या होंगे बेटा, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज होंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड को क्या बोलेंगे, कैटाइनिक लिगेंड। कैटाइनिक लिगेंड में जो कैटाइनिक लिगेंड वैसे बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, ये थोड़े रेयर होते हैं, लेकिन जो हैं उनमें जैसे NO2+ लिख लो, NO+, NH2, NH3+, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन डोनर है सभी में, और ओवरऑल सब पे पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, न्यूट्रल लिगेंड में नेट चार्ज क्या होगा, 0। है ना, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पेसीज। तो ये सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पेसीज होते हैं, मतलब इन पे ओवरऑल या नेट चार्ज बेटा 0 होता है, ठीक है। नेट चार्ज जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वाटर लिख सकते हो, H2O। वाटर एक लीगेंड भी होता है और न्यूट्रल लीगेंड है ना। अमोनिया, अमोनिया आपके न्यूट्रल लीगेंड है, ठीक है। अमोनिया के एल्किल डेरिवेटिव एमीन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे एमीन हो गए, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, है ना, ये सभी क्या होते हैं, न्यूट्रल। यहाँ तक कि जैसे पिरिडीन हो गया, पिरिडीन भी एक न्यूट्रल लीगेंड है, उसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल लीगेंड है। तो ये सभी एग्जांपल आपके न्यूट्रल लीगेंड है। इन पे नेट चार्ज आपको 0 दिखेगा, लेकिन सब पे एक एक एटम आपको ऐसा जरूर दिखेगा जिसपे लोन पेयर प्रेजेंट होगा, है ना, जिसकी तरफ से वो लोन पेयर क्या करेगा, सेंट्रल एटम को लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा, है ना। सर सर जो बोलो हर वो कंपाउंड जिसके ऊपर लोन पेयर है वो लिगेंड का काम कर सकता है कि उसके अलावा भी कोई कंडीशन होती है? एक कंडीशन स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, ठीक है, कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जो डोनर एटम हो वो कुछ बल्की ग्रुप से सराउंडेड हो, तो उस सिचुएशन में वो लोन पेयर देने के लिए कैपेबल नहीं होता है, वो स्टेरिकली हिंडर्ड होता है। उस सिचुएशन में हो सकता है मतलब उस सिचुएशन में कई बार आपको ऐसा दिखेगा कि ऐसे स्पेसीज कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, मतलब वो लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो कुछ केसेस अभी मैं आगे लिखाऊंगा कि लोन पेयर होने के बावजूद भी वो लोन पेयर डोनेट करने के लिए कैपेबल नहीं होगा और वो लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा। लेकिन अभी जैसे हम लोग जनरली पढ़ रहे हैं तो इसमें ऐसा इन एग्जाम्पल में तो ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। वो कुछ ऑर्गेनिक लिगेंड आपको मिलेंगे, ओके ठीक है। सर, फॉस्फीन भी न्यूट्रल लिगेंड होगा? हाँ, क्या करो, फॉस्फीन, हाँ सर, वो न्यूट्रल लिगेंड होगा। हाँ फॉस्फीन न्यूट्रल लिगेंड है बिल्कुल, फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ये सब। अब बता, इनकी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, यहाँ मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे बस मैं आपको जो बहुत पॉपुलर है वही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सेकेंड क्लासिफिकेशन में आते हैं बेटा। सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब हम लोग डेंटिसिटी के बेसिस पे लीगेंड को क्लासिफाई करने जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है, पहले तो इसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि भैया
व्हाट इज डेंटिसिटी, है ना, ये डेंटिसिटी कौन सी बला है भाई, तो लिख लो, एक छोटी सी हेडिंग चिपका दो यहाँ पे, लिखो डेंटिसिटी। ठीक है, देखो बेटा, डेंटिसिटी का क्या मतलब है, इसको पहले समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, डेंटिसिटी मींस होता क्या है, नंबर ऑफ डोनर साइट प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ लिगेंड। बहुत सिंपल सी बात है, डेंटिसिटी का मतलब क्या है, लिखो, डेंटिसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डोनर साइट, या डोनर एटम बोलो, एक ही बात है, नंबर ऑफ डोनर साइट प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ लिगेंड। ठीक है बेटा, देखो बेटा, अगर एक लिगेंड में कितनी डोनर साइट प्रेजेंट है ना, उसमें जितनी डोनर साइट प्रेजेंट होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, डेंटिसिटी हो जाएगी, है ना, जिसकी तरफ से वो लोन पेयर कोऑर्डिनेट करने में कैपेबल होगा या कोऑर्डिनेशन हो सकता होगा। तो डेंटिसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डोनर साइट प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ लिगेंड के एक मॉलिक्यूल में जितने डोनर साइट होंगे वो उसकी डेंटिसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जैसे बोला जाए कि एक मॉलिक्यूल में एक ही डोनर एटम है, तो ऐसे लिगेंड को मोनोडेंटेट बोलेंगे, है ना। मोनोडेंटेट लिगेंड मतलब एक मॉलिक्यूल में एक ही डोनर एटम होगा, लेकिन कई सारे एग्जांपल में देखोगे एक मॉलिक्यूल में दो दो डोनर एटम होंगे, तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट। तीन तीन डोनर एटम ट्राइडेंटेट, चार चार डोनर एटम टेट्रा, पांच पांच पेंटा, छह छह हेक्साडेंटेट। तो जो डेंटिसिटी है वो मैक्सिमम डेंटिसिटी 6 हो सकती है किसी एक लिगेंड की, तो हेक्साडेंटेट से ज्यादा डेंटिसिटी नहीं होती है। ठीक है, बोलो भाई, है ना। अच्छा, तो इसको, इसके लिए चलो एक फ्लो चार्ट आप बनाना चाहो तो बना लो, कि ऐसे बना लो कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में एक डोनर साइट है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट। डेंटिसिटी के बेसिस में सबसे पहले आता है मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जिनमें एक डोनर साइट होती है, सिंगल डोनर साइट होती है। अच्छा, सेकंड में लिख लो पॉलीडेंटेट। ठीक है, पॉलीडेंटेट में वो सभी टाइप आ जाते हैं जिसमें 2 से लेकर 6 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। मतलब पॉलीडेंटेट में बाइडेंटेट भी आ जाते हैं, बाइडेंटेट टू हेक्साडेंटेट। बाइडेंटेट में बेटा 2 डोनर साइट होती है। ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट में 3 डोनर साइट। टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट एंड हेक्साडेंटेट। ठीक है ना बेटा, तो डेंटिसिटी के बेसिस पे मोनोडेंटेट से लेकर हेक्साडेंटेट तक लीगेंड्स डिफाइंड होते हैं। मतलब मैक्सिमम डेंटिसिटी एक लीगेंड की, मतलब एक लीगेंड मैक्सिमम 6 लोन पेयर दे सकता है। उसका एक ही वैसे एग्जाम्पल ही भी है ना। क्योंकि जैसे जैसे डेंटिसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लीगेंड्स रेयर होते जाएंगे, मतलब उनका नंबर कम होता जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा में मैक्सिमम लीगेंड्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक लीगेंड में मैक्सिमम जो डेंसिटी होगी वो 6 होगी। हाँ, बिल्कुल सही बात तुमने बोली है ना, बिल्कुल सही बात बोली है कि एक कॉम्प्लेक्स आयन में लीगेंड्स कितने भी हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, सही बोला है तो, है ना। लेकिन एक पर्टिकुलर लीगेंड, एक सिंगल लीगेंड की डेंटिसिटी 6 से ज्यादा नहीं हो सकती है। मतलब एक लिगेंड में मैक्सिमम जो डेंटिसिटी होती है 6 होती है। मतलब प्रैक्टिकली ये बोला जाए, अगर हाँ, अगर कोई हाइपोथेटिकल कोई स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाए तो वो बात अलग है, लेकिन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना, उसके बेसिस पे मैक्सिमम डेंसिटी 6 डिफाइन की गई है। ठीक है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अभी 2019 के पेपर में या 20 के पेपर में, 19 में आया था, 19 में, उसमें एक एनटीए ने क्वेश्चन पूछा है, उसमें एक ऐसा एग्जांपल दिया है लीगेंड का, एक हाइपोथेटिकल,
उसमें उसने 8 डोनर साइट दिखाई है। ठीक है, वो पूछा है कि इसकी डेंटिसिटी क्या है। तो अब ऐसा हाइपोथेटिकल एग्जांपल अगर आपको दे दिया जाए तो बात अलग है कि उसमें 8 डोनर साइट है तो ऑक्टाडेंटेट हो जाएगा, तो वो एक रेयर केस हो गया। लेकिन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसके बेसिस पे मैक्सिमम डेंसिटी 6 होती है। अब इसमें है ना, बोलो भाई। अब एक एक करके हम लोग बेटा पढ़ेंगे ये सारे। एक एक देखो, सबसे लंबी चौड़ी लिस्ट अब हम लोग लिस्ट बनाएंगे भी कि मोनोडेंटेट लिगेंड में कौन कौन से आते हैं, बाइडेंटेट में, और सबसे लंबी चौड़ी लिस्ट है मोनोडेंटेट वाली, है ना। फिर जैसे से आगे बढ़ते जाओगे तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स कम होते जाएंगे। मोनोडेंटेट लिगेंड सबसे पहले हम लोग को पढ़ने हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं बस एक लाइन में लिख लीजिए, है ना। लिख लो, ओनली वन डोनर साइट, those ligand which have only one donor site per molecule। ठीक है, लिख लो, those ligand which have only one donor site per molecule। तो ऐसे लिगेंड जिसके एक डोनर साइट में, है ना, केवल एक ही क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में एक ही डोनर साइट प्रेजेंट होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट। ऐसे सभी लिगेंड क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट। तो इसकी एक लिस्ट है, वो हम लोग को बनानी है। लिख लो बेटा, लिस्ट ऑफ मोनोडेंटेट। लिस्ट ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। और ये लिस्ट सभी लोग बेटा देख लो, है ना, कोई बीच में लीव मत करना, क्योंकि इसमें हर एक लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनके मैं IUPAC नेम भी बताता जाऊंगा, क्योंकि अभी इसके बाद अगला टॉपिक IUPAC नेम ही है, तो उसमें वो सब बातें रिपीट होंगी, वहां यूज होंगी, है ना। तो देखो, इसमें सबसे पहले मैं एनाइनिक लिखूंगा, वैसे क्योंकि 3 तरह के लिगेंड्स भी होते हैं ना, एनाइनिक, न्यूट्रल और कैटायनिक। तो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ एनाइनिक में है, एनाइनिक लिगेंड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एनाइनिक लिगेंड को कवर करूंगा। तो सबसे पहले आप करो 4 हेलोजन ही लिख लो, 4 हेलाइड आयन लिख लो, Cl माइनस, F माइनस, Cl माइनस, ब्रोमाइड आयन। अच्छा, ये जो चारों लिगेंड है इनको आम बोलचाल में हम लोग क्या बोलते हैं, तो F माइनस को आप कहोगे फ्लोराइड आयन, Cl माइनस को नॉर्मल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको हम लोग फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन ही तो बोलते हैं। बोलो भाई। यस है ना। लेकिन अब जब ये एज ए लीगेंड बिहेव करेंगे, है ना, जब ये स्पेसीज एज ए लीगेंड, एज ए एनाइनिक लीगेंड की तरह किसी सेंट्रल एटम के साथ जुड़ जाएंगे और कॉम्प्लेक्स बनाने लगेंगे, तो उनका यहाँ पर IUPAC नेम लिखना पड़ेगा। फिर बेटा इसको फ्लोराइड आयन लिखना गलत बोला नहीं माना जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, क्लोराइड आयन बोलना रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, उसमें एक छोटा सा रूल है कि जितने भी एनाइनिक लिगेंड है उसके नेम के लास्ट में एज ए सफिक्स आपको ओ ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, ओ। ठीक है, बोलो भाई। ये IUPAC नेम है बेटा, इसमें क्या ऐड करेंगे, ऐड ओ एज ए सफिक्स, जो मतलब उसका नॉर्मल नेम है उसमें ओ ऐड कर देंगे। अब देखो, जैसे ये इसका नॉर्मल नेम है फ्लोराइड आयन, ठीक है, तो इसको फ्लोराइड हाँ फ्लोराइडो लिख देंगे। लास्ट में ई हटा के ओ लगा देंगे, क्योंकि 2 वॉवेल एक साथ आने नहीं चाहिए, तो फ्लोराइडो। ठीक है, फ्लोरिडो भी बोल सकते हो, है ना। तो F माइनस का एज ए लीगेंड IUPAC नेम क्या हो जाएगा, फ्लोरिडो। Cl माइनस का क्या हो जाएगा, क्लोरिडो। वैसे तो क्लोराइड आयन बोलते हैं, लेकिन एज ए IUPAC नेम क्या लिखेंगे, क्लोरिडो। ब्रोमाइड आयन का ब्रोमिडो। आयोडाइड आयन का बताओ क्या बोलेंगे, आयोडो। आइडो आई आई आयोडाइड आयन होता है ना, तो आयोडाइड में ई हटा के वो लगाओ, आयोडाइडो। आयोडाइड।
ठीक है। हाँ, इसमें ऑर्गेनिक वाले मत यूज करना, जैसे ऑर्गेनिक में फ्लोरीन है, जब प्रीफिक्स आता है तो फ्लोरो बोलते हैं, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो इसमें फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो ही लिखिएगा, ठीक है ना। अभी बताएं, कुछ रूल चेंज हुए 1994 में जो रिवाइज्ड आईयूपीएससी के नेम आए ना, उसमें इनको फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडो बोला गया है। उससे पहले इनको क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो बोला गया था, है ना। तो अगर कोई पुरानी बुक का क्वेश्चन देखोगे ना, तो हो सकता है कि सीएल को क्लोरो लिख दिया हो आईयूपीएससी नेम में, लेकिन हम लोगों को यही फॉलो करना है, ठीक है, जो मॉडर्न इसमें भी कुछ ऐसा रूल है कि नेम है। स्मॉल लेटर में लिखते हैं पहला। हाँ, क्या करो बेटा? तो इसमें भी कोई ऐसा रूल है कि मतलब फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा? आईयूपीएससी नेम में बेटा सारे लेटर स्मॉल में लिखने हैं, ये ध्यान रखना। चाहे वो लीगेंड का हो, है ना, सारे ही लेटर स्मॉल में लिखने होते हैं। बस वही कि अभी चलो आईयूपीएससी नेमिंग पढ़ोगे तो सब बताएंगे, अभी बस इनके नाम देखो। एच माइनस, एच माइनस को क्या बोलेंगे? इसका अच्छा नॉर्मल नेम सोचो, इसको नॉर्मल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? सर हाइड्राइडो। हाइड्राइडो, हाँ बिल्कुल सही। क्योंकि इसको नॉर्मल आईयूपीएससी नेमिंग में, नॉर्मल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्राइड आयन बोलते हैं। और लेकिन एनाइनिक तो ओ और लगा दो, ई वॉवेल हटा देना लास्ट में जो है, तो हाइड्राइडो पूरा चिपका के लिखोगे तो क्या नाम आएगा इसका? हाइड्राइडो, ठीक है। अच्छा भाई, अब जैसे मान लो कहीं पे आ गया आपका OH माइनस, ठीक है, तो OH माइनस को क्या लिखोगे? हाइड्रोक्साइडो। हम्म, ठीक है, हाइड्रोक्स, हाइड्रोक्सो। अच्छा, अब जैसे कुछ ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको भी लिख लो, से O माइनस, ये तीन सर है, वो ये हाइड्रोक्सीटोन तीन। नहीं होगा? हाँ, कौन सा? सर वो हाइड्रोक्सीटोन नहीं होगा? हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोक्साइड में ई हटा के ओ लगा दो। हाइड्रोक्सो भी उसको बोल देते हैं, और हाइड्रोक्साइडो भी बोल देते हैं, है ना, दोनों ही इसमें एडॉप्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। ये वाला ज्यादा फेमस है, ये ज्यादा मिलेगा आपको। अब जैसे ये तीन लिखो जरा, O माइनस, O2 माइनस, एक ऑक्सीजन पे दो निगेटिव चार्ज, दो ऑक्सीजन पे दो निगेटिव चार्ज, और दो ऑक्सीजन में एक सिंगल निगेटिव चार्ज, है ना। इस आयन को क्या पढ़ते हैं वैसे नॉर्मली हम लोग? ऑक्साइड आयन, है ना, ऑक्साइड आयन पढ़ते हैं। तो इसका आईयूपीएससी नेम हो ऑक्साइडो। जाएगा ऑक्साइड, ऑक्साइडो, ठीक है। अच्छा, इस आयन को क्या पढ़ते हैं भैया? पेरोक्साइड। पर ऑक्साइड आयन, तो इसका एज ए लीगेंड नाम हो जाएगा पर ऑक्साइडो। और ये सुपर ऑक्साइडो। सुपर ऑक्साइड। ये सुपर ऑक्साइड आयन है ना, ये सब तो सब लोग पहचानते होंगे, तो इसको बोलेंगे सुपर ऑक्साइड। तो ये बहुत फेमस है ना, क्योंकि ये थोड़े मिलते जुलते हैं, तो इनको अच्छे से पहचान लो, इसको क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जैसे NO3 माइनस, NO3 माइनस को बताओ क्या बोलना चाहिए एज ए लीगेंड? वैसे तो नाइट्रेट आयन है, तो नाइट्रेट में O और लगा दो, नाइट्रेटो, है ना, नाइट्रेट। नाइट्रेटो, है ना। अच्छा, जैसे एक ये बड़ा फेमस है N3 माइनस, इसी का एक भाई भी है N3 माइनस, है ना। देखो दोनों में डिफरेंस, इसमें एजाइडो कौन सा है? सर ऊपर वाला। N3 माइनस। वाला। N3 माइनस। हाँ, ये एजाइड आयन होता है, बिल्कुल सही। तीन नाइट्रोजन पे एक निगेटिव चार्ज, इसको लिख लो एजाइड आयन। लेकिन इसका आईयूपीएससी नेम क्या हो जाएगा? एजाइडो, है ना, ई हट के ओ आ जाएगा। और ये होता है नाइट्राइड आयन, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइड आयन, है ना। और यहाँ आईयूपीएससी नेम हो जाएगा
नाइट्राइडो, ठीक है ना? नाइट्राइडो, बोलो भाई। यस। अच्छा, जैसे NH2 माइनस, NH2 माइनस को क्या बोला जाता है ना? तो इसको हम लोग बोल देते हैं एमाइड आयन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमाइड आयन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमाइडो। एमिडो हो जाएगा। एमाइड आयन से क्या बन गया? एमिडो। और अगर इसका एक हाइड्रोजन हटा दे, एक और निगेटिव चार्ज लगा दे, तो इसको पता है इसको क्या बोलते हैं? NH2 माइनस, है ना? ये होता है एमाइड आयन। एमाइड आयन से बन गया एमिडो। ये होता है इमाइड आयन, इमाइड, आई से स्पेलिंग स्टार्ट होगी, तो ये क्या हो जाएगा? इमिडो, ठीक है ना? बोलो भाई, यस। पहचान में आ रही, बातें समझ में आ रही है ना? तो कहीं ना कहीं वो बेसिक जो नेम है उनसे कनेक्ट हो रही है। अच्छा, अब इसमें कुछ इच्छाधारी वाले मैं ला रहा हूँ पिक्चर में। इच्छाधारी वाले मतलब एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं एमिडो, सॉरी एन नहीं, डी, इमिडो, ठीक है, इमिडो। अच्छा, अब इसमें देखो एम्बीडेंटेट लिगेंड में लिखा देता हूँ। एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड में हो एक सिंगल लिगेंड में दो डोनर एटम दिखेंगे, लेकिन एट ए टाइम वो किसी एक की तरफ से ही लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, है ना? तो एम्बीडेंट लिगेंड हैव टू डोनर एटम, टू डोनर साइड, but at a time only one site is active। कहने का मतलब समझ में आया कि उनके पास होंगी तो बेटा दो डोनर साइट, मतलब दो डोनर एटम होंगे, लेकिन एट ए टाइम वो किसी एक साइट से ही लोन पेयर क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट करेंगे, मतलब एक साइट ही उनकी एक्टिव होगी, है ना? दूसरी साइट उस समय क्या होगी? पैसिव होगी, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं होगा कि दोनों साइड से वो लोन पर साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है? तो उनको हम लोग एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, ये हमेशा पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं बेटा। ये एक्चुअली क्या है? पेयर के फॉर्म में मिलेंगे। जैसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ साइनाइड आयन वाला एम्बीडेंटेट लिगेंड। साइनाइड का एम्बीडेंटेट होता है आइसोसाइनाइड। ये बेटा पेयर के फॉर्म में मिलेंगे हमेशा। ये इच्छाधारी होते हैं बेटा, कभी इंसान दिखेंगे, कभी नाग बन जाएंगे ये, ठीक है? तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड, CN माइनस को वैसे भी हम लोग साइनाइड आयन बोलते हैं, है ना? और इसका अगर IUPAC नेम बोलेंगे तो ये साइनाइडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइनाइडो। और इसको NC माइनस को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड आयन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम, इसको आइसोसाइनाइडो बोलते हैं। लेकिन ये आइसोसाइनाइडो ओल्ड IUPAC नेमिंग में बोला जाता था। मॉडर्न IUPAC नेमिंग में इनके लिए जो एम्बीडेंटेट है ना, इच्छाधारी, इनके लिए एक नेम और सजेस्ट किया गया है, ठीक है? वो क्या बोला जाता है कि जैसे CN को मैंने लिखा साइनाइड, अब इसी का जो एम्बीडेंट पेयर है आइसोसाइनाइड, इसमें आइसो हटा दो, आइसो मत लगाओ, इसको लिखो केवल क्या? साइनाइडो। लेकिन उसके आगे फिर डैश करके उसका जो डोनर एटम है ना, उसको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, उसको इंडिकेट करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, आइसोसाइनाइडो में डोनर एटम कौन है? कार्बन की नाइट्रोजन? किसकी तरफ से देगा? कार्बन। नाइट्रोजन। हो गया, हो गया नाइट्रोजन। लफड़ा, नाइट्रोजन है। तो इसको लिखेंगे साइनाइडो N,
ठीक है, तो इसका ये वाला नाम ज्यादा आजकल फेमस है, आईआईटी वाले यही वाला नाम लिख लिख के दे रहे हैं, है ना, क्योंकि जो अभी जो रिवाइज्ड नेमिंग है उसमें एम्बीडेंट वालों के ये वाले नाम ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, मतलब उनके अकॉर्डिंग यही यूज करना चाहिए। ये पहले यूज करते थे लेकिन अब ये वाले प्रिफर कर रहे हैं। अच्छा, ये जो इच्छाधारी वाले होते हैं एम्बीडेंटेड, उनमें डोनर एटम पहचानने का एक मैं थंब रूल बता रहा हूँ, ठीक है, इससे कभी आप गलत नहीं करोगे। देखो, ये जो कोई भी इच्छाधारी वाले लिगेंड हो उसमें जो लेफ्ट साइड एटम होता है वही डोनर होता है, ठीक है, ये हमेशा गांठ बांध लो, ये लिख लो, नोट में लिख लो कि इच्छाधारी वाले मतलब एम्बिडेंटेड लिगेंड में लेफ्ट एटम इज ऑलवेज डोनर एटम, जो लेफ्ट साइड लिखा होगा वही डोनर होता है। लेफ्ट साइड जो लिखा रहता है वही डोनर होता है। निगेटिव चार्ज तो हमेशा राइट पे ही दिखाया जाएगा। अब देखो दूसरे पेयर में मैंने लिखा है OCN माइनस और NCO माइनस, ठीक है, तो OCN माइनस में अगर मैं आपसे पूछ दूं बताओ डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कौन है डोनर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। हाँ, तो जो लेफ्ट साइड है वही डोनर है। अच्छा, वो हमेशा ऐसे लिख कर ही देगा, है ना, मतलब जैसे वो लिख के दे उसी हिसाब से आपको बोलना है। तो OCN माइनस में O लेफ्ट साइड है तो O डोनर है। इसको बोलते हैं साइनेट आयन, इसको नॉर्मल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, साइनेट आयन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनेटो। लेकिन इसमें डोनर कौन है, O है, तो आगे क्या चिपका दो, O, साइनेटो O। लेकिन अब देखो, इसके दो नाम लिख सकते हैं, जब भी कार्बन और नाइट्रोजन में उनकी प्लेस इंटरचेंज हो जाए, कार्बन से पहले नाइट्रोजन आ जाए तो उसको आइसो लिख सकते हैं, इसका एक नाम हो जाता है आइसो साइनेटो। लेकिन इससे ज्यादा बेटर है कि इसको क्या लिखो, आइसो मत यूज करो, इसको Magneto केवल N। साइनेटो डैश N लिख दो, क्योंकि बेटा इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन नहीं है, इसमें नाइट्रोजन की तरफ से वो लोन पेयर दे रहा होगा सेंट्रल एटम को, ठीक है, सर नाइट्रोजन की तरफ से वो कोऑर्डिनेट करेगा। हाँ बोलो बेटा। सर जो सर आपने ऊपर साइनाइडो लिखा है उसके आगे साइनाइडो C लिखना चाहिए कि वो जनरली ऐसे होता है C माना जाएगा उसमें? अब देखो, कार्बन होमो एटम होता है, कार्बन के लिए सजा माफ है, अगर आप डैश C नहीं लिखते हो तो गलत नहीं माना जाएगा, लिख देते हो तो भी गलत और अच्छी बात है ना। ये रूल जो है ना, ये हेट्रो एटम के लिए कि कार्बन के अलावा कोई दूसरा डोनर एटम है तो वो डैश करके लिखना जरूरी है एम्बिडेंटेड लिगेंड के केस में, है ना, तो साइनाइडो में C ना लिखना कंपलसरी नहीं, वो अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कार्बन के अलावा डैश हेट्रो कुछ एटम, नहीं लिखा है तो हाँ C। हाँ, अगर कुछ नहीं लगा तो C हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो, इस ये काम इसमें नहीं कर सकते, देखो कि देखो इसमें O है, O हेट्रो एटम में लिखना पड़ेगा, इसमें N है, N हेट्रो, तो इसमें तो लिखना ही पड़ेगा, है ना, लेकिन कार्बन के लिए आप उसको छोड़ सकते हो। अब देखो, जैसे ये तीसरा पेयर मैं बता रहा हूँ SCN माइनस और NCS, अब देखो इसको बोलते हैं सल्फर, अगर आ गया ना सब CN के पहले सल्फर तो इसको थायो लगा देते हैं, सल्फर के लिए क्या यूज करते हैं, थायो, है ना। वैसे इस पूरे आयन का नाम क्या होता है, SCN, आयोसाइनाइड। हाँ, थायोसाइनाइड आयन, तो इसको बोलेंगे थायोसाइनेटो, है ना, थायोसाइनेटो। और डैश में S लिखना पड़ेगा, सल्फर हेट्रोएटम में लिखा, उसको इंडिकेट करना पड़ेगा। और नीचे वाले में देखो दो पॉसिबिलिटी है, इसमें N पहले आ गया C से तो एक तो आइसो लगा सकते हो, आइसो थायोसाइनेटो लिख सकते हो, लेकिन आइसो क्यों लगाओ, अब नए जमाने में जी रहे हो यार, नया नाम लिखो, इसको आप लिखो थायोसाइनेटो ही लिखो, लेकिन डैश क्या लिख दो, N, ठीक है, बोलो भाई। सर कुछ पुराने समझ, क्वेश्चंस में आपको आइसो लिखा हुआ मिल सकता है? हाँ पुराने क्वेश्चंस में मिल सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुराने क्वेश्चन में तो ऐसे समझ लो कि ये जो क्लोरो ब्रो, ये कई जगह आपको Cl की जगह क्लोरो भी लिखा मिल सकता है ना, तो उसमें टेंस समझ जाना कि यार वो पुरानी बुक से कॉपी मारा हुआ है, अभी तक कॉपी किए हुए हैं, हटाया नहीं उन लोगों ने, है ना, दुनिया बदल गई लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल नहीं बदले, ठीक है।
तो ओके सर। वो तो अंडरस्टूड हो जाती बात है फिर। अब जैसे ये 4 ही पेयर होते हैं बेटा, ज्यादा नहीं होते, बस ये 4 ही पेयर तुम्हें याद करते हैं सभी लोगों को। तो चौथा पेयर होता है NO2 माइनस, उसका इच्छाधारी रूप होता है ONO माइनस। NO2 माइनस को बोलते हैं नाइट्राइटो N, है ना, नाइट्राइटो N। या पुरानी बुक में देख लोगे तो हो सकता है नाइट्रो लिखा मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। सर ये और टी ओ और एन या डी हो? टी है, नाइट्राइटो टी, नाइट्राइटो N, ठीक है। और ऊपर दोनों ONO में भी में सर दो, टी है। है ना, हाँ ऊपर भी टी है, डी है, डी तो नहीं लिख रहे हो तो ये सब हमने सिर्फ डी बस लिखी है सर। बस इन दोनों में डी है, साइनाइड एसोनाइड, बाकी वो टी चल रहा है, ओके सर ठीक। है ना, वो पहले वाले पेयर में डी था बस। और इसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो डैश O, है ना। तो ये 4 बेटा एम्बिडेंटेट पेयर है, इनको तो रट्टा मार लो, ठीक है, ये मिलेंगे मिलेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब भी तड़पाते रहेंगे आपको, ठीक है। तो इनको देख के और इनमें ये नोट में लिख देना कि भैया लेफ्ट साइड वाला एटम ही डोनर एटम होता है, ठीक है, ऐसे ही लिख के दिया जाएगा आपको। एम्बिडेंटेट लिगेंड में लेफ्ट साइड वाला एटम सदैव डोनर एटम होता है, ठीक है, ऐसे ही हिंदी में लिख लो, याद रहेगा। एम्बिडेंटेट लिगेंड में लेफ्ट साइड वाला एटम ही डोनर होता है, वही है भैया हमारा डोनर, ठीक है। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। अभी भी लिस्ट पूरी नहीं हुई है, तुम लोग अभी ये मत सोचो कि लिस्ट पूरी हो गई है, कुछ बचे हुए हैं, है ना, तो उनको निपटा देते हैं। कितने हो गए, 18 हो गए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ 19। इसमें सल्फर वाले कुछ लिख लो, जैसे SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस को बताओ क्या बोलेंगे दिल्ली। सल्फेटेटो। सल्फेटो, है ना, सल्फेटो बोलेंगे, क्योंकि SO4 2 माइनस है, इनको सल्फेट आयन बोलते हैं। अच्छा अच्छा, SO3 2 माइनस को क्या बोलेंगे, सल्फाइडो। सल्फाइटो। हाँ सल्फाइटो बोलेंगे, क्योंकि नॉर्मली इसको सल्फाइट आयन बोलते हैं, है ना। अच्छा S2 माइनस को क्या बोलेंगे, एक सल्फर पे 2 का नहीं, सल्फाइडो। सल्फाइडो। बहुत बढ़िया, सल्फाइडो बोलेंगे, है ना। अच्छा ये बता दो S2O3 2 माइनस, इसको क्या बोलना चाहिए, सस्क्यू ऑक्साइड क्या बोला जाता है? सर थियोडो। इसको नॉर्मल क्या बोलते हैं, नॉर्मल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा है, थायोसल्फेट आयन ना, यस सर। थायोसल्फेट आयन होता है, तो इसका IUPAC हो जाएगा थायोसल्फेटो, है ना, थायोसल्फेटो। अब जैसे कार्बन वाले में देख लो, कार्बोनेट आयन लिख लो, कार्बोनेटो, ठीक है। अब जैसे ये लिख लो, तो हैलोजन वाले कुछ ऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्सी हैलाइड है, ClO2 माइनस, बताते चले जाओ भाई, ClO2, ClO3, है ना, क्लोराइटो, ClO4, हाँ क्या बोलेंगे बताओ ये, ClO2, तो ClO2 माइनस को बोलते हैं क्लोराइट आयन, तो इसको क्लोराइटो, ठीक है। ClO3 को नॉर्मली क्लोरेट आयन बोलते हैं, तो क्लोरेटो। ClO4 माइनस को पर क्लोरेट आयन बोलते हैं, पर क्लोरेटो। और इसको हाइपोक्लोराइट बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हाइपोक्लोराइटो, ठीक है।
तो इस तरह से लिस्ट है। हाँ, अभी 2-4 के लिए आप जगह छोड़ देना कि अगर कोई भूला भटका आएगा तो अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना। वैसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने सब लिखा दिए हैं। अब कोई बहुत रेयर टाइप का कोई भूला भटका आएगा तो उसमें हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। नोट जरूर लिख लीजिएगा। नोट शायद मैंने शुरुआत में बोल दिया था, लिखा नहीं था, तो मैं लिख देता हूँ। एनाइनिक लिगेंड के नेम के आगे हम लोग क्या लिखाते हैं? एनाइनिक इन हाँ, एनाइनिक इनऑर्गेनिक लिगेंड। सर पूरी लिस्ट याद ही करनी पड़ेगी। यूज्ड ओ एज सफिक्स। देखो उसको ऐसा क्यों कह रहे हो कि याद करनी पड़ेगी? क्या उसमें पहले से कुछ भी नहीं आता तुम्हें? सर आता है। इसमें आधे से ज्यादा आप ही ने मुझे बताए हैं, उनके आधे से ज्यादा नाम, है ना। बस हाँ, कुछ ऐसे हैं जो हो सकता है कि आपको पहले से नहीं पता थे, उनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, कार्बोनेट आयन को कार्बोनेटो याद का नहीं करना है। ये कभी आ जाए तो इसको मन में सोचना क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, और चिपका देना, क्योंकि एनाइनिक है तो कार्बोनेटो। मतलब लॉजिक जो है उसको समझो। वो कोई लिस्ट ऐसी नहीं कि याद करनी है ना भैया, उसमें 2, 4 ही 5 हैं जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। अब देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूँ। देखो, एनाइनिक एनाइनिक इनऑर्गेनिक लिगेंड यूज्ड इन फॉर नेमिंग ऑफ एनाइनिक इनऑर्गेनिक लिगेंड यूज्ड ओ एज ए सफिक्स, है ना। लेकिन अब इसके बाद जैसे हम लोग ऑर्गेनिक एनाइनिक लिगेंड भी पढ़ेंगे जिसमें कार्बन डोनर होगा, ठीक है ना। लेकिन उसके आगे वो नहीं लगाते हैं। तो इस बात को पूरा सेंटेंस को यूज पूरा कर लो। बट फॉर एनाइनिक ऑर्गेनिक लिगेंड, एनाइनिक भी हो और ऑर्गेनिक भी हो। ऑर्गेनिक किस सेंस में बोल रहे हैं? जिसमें कार्बन डोनर होना चाहिए, वेयर कार्बन इज द डोनर एटम, ठीक है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बड़ा काम का है कि एनाइनिक इनऑर्गेनिक में तो ओ ऐड करेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि अगर कोई ऑर्गेनिक है और उसमें आ रहा है तो भैया मत करना। जैसे कुछ एग्जांपल मैं अलग से लिख रहा हूँ, लिस्ट का नंबर उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे CH3-, अगर CH3- एज ए लीगेंड कभी आएगा तो इसको क्या बोलेंगे? वैसे तो इसको मेथिल बोलते हैं, तो क्या इसको मेथिलो बोलेंगे? मेथिलो? तो मेथिलो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, वो कार्बन डोनर है। तो इसमें जो उसका नॉर्मल नेम है वही नेम यूज किया जाएगा। उसके नेम के आगे ओ नहीं ऐड करेंगे एज ए सफिक्स, ओनली मेथिल बोलेंगे, नॉट मेथिलो, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा। जो जैसे साइनाइडो था प्रभु मेरे, साइनाइड साइनाइड ऑर्गेनिक है, तुमने तो ऑर्गेनिक की ऐसी तैसी कर दी। जैसे आपने लिखा कि सी डोनर होना चाहिए। अरे आगे ऑर्गेनिक नहीं लिखा हुआ है। ऑर्गेनिक में कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी तो कम से कम एक होना चाहिए। यस तुम्हारे हिसाब से तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नो सर। बेसिकली हाइड्रोकार्बन के लिए होता है। मतलब पता है तुम लोग को, लेकिन जबरदस्ती फालतू बात पूछोगे तुम, ठीक है। तो अब जैसे फेनिल है, फेनिल PH-, अगर ये एज ए लीगेंड का भी यूज होगा तो इसमें फेनिलो मत लिख देना, फेनिल है ही ना। रहेगा। तबाही, हाँ तबाही मच जाएगी। फेनिल गलत, फेनिलो नहीं, ओनली फेनिल, है ना। ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी कम से कम एक तो होना ही चाहिए ना, इज्जत बचाने के लिए।
हाँ, और उसमें फिर उसके बाद कार्बन पे डोनर निगेटिव चार्ज, ठीक है। और एनाइनिक ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन और हाइड्रोजन दो तो होने ही चाहिए, उसके अलावा और भी एटम हो सकते हैं, वो कार्बन डोनर एटम होने चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए बस ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे आपको कहीं ये दिख जाए, मतलब ये स्पेसीज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? इसको विनाइलिक बोलते हैं ना, है ना। तो विनाइलिक लिख दो सीधा, कॉमन नेम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे मान लो साइक्लोप्रोपिल और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये लीगेंड की तरह यूज हो रहा है मान लो, तो इसको क्या बोलेंगे? इसका तो IUPAC नेम लिख दो, जी सर। साइक्लोप्रोपिल, ओनली साइक्लोप्रोपिल और कुछ नहीं, है ना। तो ये भी ध्यान रखना कि एनाइनिक होने के बाद अगर उसमें बेटा ऑर्गेनिक लिगेंड है और कार्बन डोनर है, तो फिर O नहीं ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे बेंजीन कहीं आ गया तो बेंजीन को बेंजीन ही बोलेंगे फिर वहां पे, ठीक है। चलो अभी लिस्ट थोड़ी बच रही है, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं, 8 बज गया है, ठीक है। अभी मैं पाई डोनर वाले भी बताने आप लोगों को, मोनोडेंटेट की लिस्ट अभी भी बच रही। अभी भी बच रही है। अभी तो तुम लोगों ने केवल एनाइनिक पढ़े ना, अभी न्यूट्रल आएंगे और कैटाइनिक आएंगे, तब कंप्लीट होगी लिस्ट। ठीक है सर। सर बाई भी तो आएगा ना? क्या हो गया? सर पॉली भी तो आएंगे। हाँ, मोनो के बाद फिर पॉली वाले आएंगे, ठीक है। तो अभी जो अगला लेक्चर है ना, अभी नेक्स्ट लेक्चर में जाके पूरे लीगेंड की कहानी खत्म होगी, लीगेंड का सर 100 होंगे? क्लासिफिकेशन। अब वो तो तुम काउंट करना, हम क्यों बताएं काउंट करके। अगर आप काउंट करोगे ना तो पढ़ना ही छोड़ दोगे, इसलिए मैं मन ही बता रहा हूँ। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कितने 100 होंगे, 200 होंगे, करेंगे यार, ठीक है। सब याद हो जाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। चलो अच्छा है ना, 100 से कम ही है, 100 नहीं है। ओके सर। लेकिन ये कि अगली क्लास में थोड़ा रिवाइज कर लेना, इतना तो रिवाइज कर ही लेना, ठीक है। यस इतना एक बार रिवाइज कर लेना, तो आगे थैंक यू वाली सर। सारी बातें समझ में आ जाएंगी आपको। चलो बेटा मैं एंड कर रहा हूँ ना क्लास। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट।